महर्षि कन्नड़ के वैशेषिक सूत्र में जो परमाणु, दैट एटॉम इज इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिवाइजिबल, डिफरेंट एटम्स फॉर्म ए कंपाउंड, ये सारे बातें फिलोसफी के जरिए महर्षि कन्नड़ ने इन सब का डिस्क्रिप्शन दिया है। यही थ्रू केमिस्ट्री डाल्टन ने दिए, उन्होंने प्रोपाउंड किया है। बट हम साइंस या वर्ल्ड ओवर किसी भी बुक में पढ़े तो इसका श्रेय डाल्टन को ही दिया जाता है। जो हमारा जो ऐतिहासिक जो भी क्रोनोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, नैरेटिव्स तो डिस्टॉर्टेड है ही। अगर हम 8वीं शताब्दी से लेकर 1947 की इतिहास पढ़े तो हमें सिर्फ जो भी इन्वेडर्स का इतिहास हमें डिटेल्ड से हम पढ़े हैं, लेकिन जो 8वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक हजारों लाखों करोड़ों में जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, सनातनी एंसेस्टर्स, जिन्होंने हमारे देश और धर्म को बचाया, इसीलिए आज हम सर्वाइव कर रहे हैं, जिनके बदौलत उनके बारे में हमारे इतिहास में बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाता है। बहुत हर्ष का विषय है कि आज के वक्ताओं में से श्रीमती मनोषी सिन्हा जी, तो इनके द्वारा लिखित ग्रंथ का अभी यहाँ पर लोकार्पण इस हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में होगा। इकोज ऑफ द एंशियंट्स, इस ग्रंथ का लोकार्पण हम करते हैं। तत्पूर्व हम श्रीमती मनोषी सिन्हा जी, इनका परिचय जानकर लेते हैं। मनोषी सिन्हा जी, आप लेखिका, इतिहास शोधकर्ता तथा भारत धरोहर की अध्ययन करता है। आपने द 8वां अवतार, ब्लू वैंक्विशर, सैफ्रॉन स्वॉर्ड्स, इसके समेत 8 ग्रंथों का लेखन भी आपने किया है। आप माई इंडिया माई ग्लोरी इस वेबसाइट की संपादिका है। अब हम उनका जो नया ग्रंथ उन्होंने लिखा है, इकोज ऑफ द एंशिएंट, इस ग्रंथ का लोकार्पण इस हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में करने वाले हैं। मैं व्यासपीठ पर उपस्थित संत सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मनोषी सिन्हा जी द्वारा लिखित यह ग्रंथ का आप लोकार्पण करें। इकोज ऑफ द एंशियंट्स, इस ग्रंथ का लोकार्पण इस उत्तर भारत हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में संतों के करकमलों द्वारा हुआ है। मैं श्रीमती मनोषी सिन्हा जी से निवेदन करता हूं कि वो हमें इस ग्रंथ के बारे में जानकारी दें। वंदे मातरम, नमस्कारम। I would like to thank Hindu Janajagriti Samiti for inviting me to be a part of this session. And this is for the first time that one of my books is launched in a temple premise. So I'm very thankful to Hindu Janajagriti Samiti for this. It's a Vishwaguru Bharat series. It is the first part, Echoes of the Ancients. There are 19 episodes in this book from the Vedic period till the medieval period. जो हमारा ये जो सम्मेलन कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंसेस का जो परंपरा है, यह वैदिक कालों से ये परंपरा, मतलब द लीगेसी कंटिन्यूज सिंस द वैदिक टाइम्स। राजा जनक ने मिथिला में बहुत बड़ा एक लगातार कंटिन्यूसली कॉन्फ्रेंसेस वो कंडक्ट किया करते थे, जहाँ स्कॉलर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री used to participate in the debates and discussions in the conclaves. फिर एक नैमिषारण्य जो सीतापुर यूपी में है, वहाँ ऋषियों ने, सोनक ऋषि ने 12 साल वहाँ तपस्या की। उसके बाद एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रखा था, जहाँ पूरा देश भर से ऋषियाँ आके वहाँ सम्मिलित हुए और यहाँ महाभारत और महापुराण का यहाँ डिस्कशन हुआ। 643 CE में असम की जो तब राजा थे भास्कर वर्मन, और उस समय ह्यूएन सांग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आए हुए थे। उनका दैट वाज द सेकंड टर्म फॉर हिम। तो उस समय क्या होता था, जब भी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलर्स हुआ करते थे, चाहे फॉरेन स्कॉलर्स हो या भारत के जो भी स्कॉलर्स हो, वो जो भी राजाओं के रॉयल कोर्ट्स में बुलाए जाते थे फॉर डिबेट्स एंड डिस्कशंस। तो उस समय बुलाने के लिए यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी से परमिशन लिया जाता था। तो उस समय पुष्यवती डायनेस्टी का राजा हर्षवर्धन कनौज का, उन्होंने
ह्यूमन सांग को अपने कोर्ट पे बुलाया। तो ह्यूमन सांग वॉज इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन फ्रॉम द पुष्यवित डायनेस्टी। तो राजा भास्कर वर्मन आसाम का उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, नालंदा यूनिवर्सिटी की एक अथॉरिटी है शिलाभद्राव, उन्होंने उन्हें चिट्ठी लिखी कि ह्यूमन सांग को उनके कोर्ट में भेजा जाए। लेकिन क्योंकि ह्यूमन सांग हर्षवर्धन के कोर्ट में था तो उन्होंने मना कर दिया कि ह्यूमन सांग अभी नहीं जा सकता है आसाम। तो दोबारा उन्होंने चिट्ठी लिखी, दोबारा भी उन्हें मना किया गया। तीसरी बार उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली लिखा कि ह्यूमन सांग को भेजा जाए। उस समय राजा हर्षवर्धन तो जो था वो एक मिलिट्री कैंपेन में बाहर गए हुए थे, तो ह्यूमन सांग को उनके कोर्ट से असम की कोर्ट में भेजा गया। तो जब वापस हर्षवर्धन अपना मिलिट्री कैंपेन से वापस आए, जब उन्होंने अपना कोर्ट में जब नहीं देखा ह्यूमन सांग को, तो उनको जब पता चला कि ये राजा भास्कर वर्मन असम में गए हुए हैं, उनके कोर्ट में गए हुए हैं, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी असम के राजा को कि ह्यूमन सांग को यहाँ भेजा जाए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, राजा ने साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से हर्षवर्धन ने और एक चिट्ठी लिखी, मैसेंजर भेजा। उन्होंने कहा कि इस बार अगर ह्यूमन सांग को नहीं भेजते हो तो अपना सर भेजना। तो राजा को बहुत गुस्सा आया, राजा भास्कर वर्मन। तो राजा भास्कर वर्मन ने बहुत बड़ा एक आर्मी 30,000 बोट्स, वार बोट्स एंड 20,000 फुट सोल्जर्स के साथ ब्रह्मपुत्र और गंगा के रास्ते से, पानी के रास्ते से वो आके पहुंच गए कन्नौज। तब राजा हर्षवर्धन ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो एक सैन्य लेके आएंगे। तो ही वेलकम्ड द असम किंग भास्कर वर्मन विथ ओपन आर्म्स, और उन्होंने स्वागत किया और युद्ध नहीं हुआ। उस दौरान फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था कन्नौज में और उसके बाद प्रयाग में। क्योंकि ये जो इतना बड़ा उनका सैनिक प्रावेश था, इतना बड़ा उनका जो नेवल बोट्स और सोल्जर्स के साथ आए हुए थे, तो उनका मिलिट्री प्रावेश दिखाना था। तो उस कॉन्फ्रेंस में 18 राजाओं का इनविटेशन किया गया था प्रयाग में। तो वो 75 डेज तक वो कॉन्फ्रेंस चली। तो उसमें कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में जो असम के राजा थे उन्होंने अपना मिलिट्री प्रवेश का उन्होंने प्रदर्शन किया। तो कहने का मतलब ये जो लिगेसी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस है, कॉन्क्लेव्स है, तो वैदिक कालों से लेकर अभी तक ये कंटिन्यूइंग। तो दिस इज, ये जो विवरण है ये एकॉज ऑफ द एंशिएंट्स में भी इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी में जो भी वहाँ से पास आउट करते थे वो नॉट ओनली अक्रॉस द कंट्री, राजाओं के रॉयल कोर्ट्स में उनको वहाँ नौकरी मिलती थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट्स में भी, इन द कोर्ट्स ऑफ द नेबरिंग किंग्स आउटसाइड इंडिया, दे गॉट जॉब्स इन द रॉयल कोर्ट्स। और नालंदा यूनिवर्सिटी में उस दौरान एडमिशन के लिए बहुत एक जो एंट्रेंस टेस्ट होती थी, तो उसमें सिर्फ अगर 10 लोग एंट्रेंस देते थे, सिर्फ 2 लोग ही पास करते थे स्टूडेंट्स। तो इतना टफ हुआ करता था। तो ऑल ऑफ दिस डिटेल्स आर देयर इन दिस बुक। देयर इज अ चैप्टर on ancient universities and gurukulams of India right from the Vedic period till the medieval period. So medieval period का भी एक गुरुकुल का उल्लेख है इस किताब में, जो मध्य प्रदेश कदवाहा में है। वो गुरुकुल 3 स्टोरीड गुरुकुल है जो 8वीं शताब्दी में वो स्थापित किया गया था। और उसका जो मेंटेनेंस, पहले क्या होता था, जो गुरुकुल से और यूनिवर्सिटीज़ के जो मेंटेनेंस के लिए वहाँ के नॉट ओनली द किंग्स but also the wealthy traders, they donated villages and they donated in kinds to the authority of the gurukuls. ज़्यादातर मंदिरों के कॉम्प्लेक्सेस में ही गुरुकुल्स हुआ करते थे। उससे पहले एक ऋषि इज ए गुरुकुल। तो इस तरह से अनेकों जो हमारे एंशियंट यूनिवर्सिटीज जो थे भारत में, जहाँ विदेशी फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री दे केम एंड स्टडीड, उसके बारे में सारा जानकारी है इस किताब में। विश्वगुरु भारत टाइटल इस किताब का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि हमारे जो अनेकों क्षेत्र में, चाहे वो हम साइंस की फील्ड में अगर जैसे कि ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं,
तो ग्रेविटी के बारे में श्रेय किसे दिया जाता है? न्यूटन। लेकिन हम जब हमारे एंशियंट टेक्स्ट में देखते हैं तो एक किताब है प्रश्नो उपनिषद, जो ऋषि पिप्पलादी ने लिखा है। that book is in the form of a discussion between the teacher and the students. तो उस किताब में ग्रेविटी के बारे में जिक्र है, डिस्क्रिप्शन है। फिर उसके बाद सूर्य सिद्धांत में बहुत अच्छी तरह ग्रेविटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया। फिर सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य के, और आदि शंकराचार्य जी ने सूर्य सिद्धांत के ऊपर कमेंट्री जो लिखा उसमें बहुत अच्छी तरह से ग्रेविटी के ऊपर डिस्क्रिप्शन है। तो लेकिन जो ग्रेविटी के पूरा श्रेय क्यों न्यूटन को दिया जाता है? तो ये भारत ऑलरेडी उस समय विश्वगुरु थे। द फिलोसोफर्स, द साइंटिस्ट, द ऋषिज, दे वर ऑलरेडी सो एडवांस्ड इन द साइंटिफिक एरियाज। तो यही बाद में विश्व में ये फैल गया। तो जब और एक है इस ग्रेविटी के बारे में भी एक बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन में है इस बुक में। जब हम एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो डेल्टन की बात आती है। 18वीं 19वीं शताब्दी में जो केमिस्ट डेल्टन के नाम ही आता है कि ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ एटॉमिक थ्योरी। लेकिन जब हम एंशियंट टेक्स्ट जैसे कि वैशेषिक सूत्र, महर्षि कन्नड के वैशेषिक सूत्र में जो परमाणु एटॉम्स के, दैट एटॉम इज इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिवाइजिबल, डिफरेंट एटॉम्स फॉर्म ए कंपाउंड, ये सारे बातें एनमेस्ड इन फिलोसफी के जरिए महर्षि कन्नड ने इन सब का डिस्क्रिप्शन दिया है इन द वैशेषिक सूत्र। और यही थ्रू केमिस्ट्री डेल्टन ने दिए, उन्होंने प्रोपाउंड किया है। बट हम साइंस या वर्ल्ड ओवर किसी भी बुक में पढ़े तो इसका श्रेय डेल्टन को ही दिया जाता है। तो भारत वॉज ऑलरेडी एडवांस्ड इन दैट फील्ड टू डिस्कस एंड प्रोपाउंड the theory of atom some 8,000-9,000 years ago। तो कन्नड का जो टाइमलाइन है, जो हमारा जो ऐतिहासिक जो भी क्रोनोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है। नैरेटिव्स तो डिस्टॉर्टेड है ही। अगर हम 8वीं शताब्दी से लेकर 1947 की इतिहास पढ़े तो हमें सिर्फ जो भी इन्वेडर्स का इतिहास हमें बहुत डिटेल से हम पढ़े हैं। तो वी नो इन डिटेल हु महमूद ऑफ गजनी इज, हु there's Qutbuddin Aibak is, who Akbar is, Aurangzeb is, Robert Clive, all of these invaders के बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। लेकिन जो 8वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक हजारों लाखों करोड़ों में जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, सनातनी एंसेस्टर्स, जिन्होंने हमारे देश और धर्म को बचाया, इसीलिए आज हम सर्वाइव कर रहे हैं, जिनके बदौलत उनके बारे में हमारे इतिहास में बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाता है। तो जो हमारे जो वॉरियर एंसेस्टर्स हैं, इनके बारे में मेरी दो किताबें हैं, सैफ्रन सोर्ड्स, वहाँ डिस्क्राइब किया गया है। तो ये जो क्रोनोलॉजी है, नैरेटिव के अलावा क्रोनोलॉजी में भी काफ़ी सारे डिस्टोर्शंस है। जब हम वैदिक एरा की बात करते हैं, इसका कोई जिक्र नहीं है हमारे किताबों में, इसका कोई क्रोनोलॉजी ही नहीं है। इवन रामायण और महाभारत का भी कोई क्रोनोलॉजी दिया नहीं गया, क्योंकि इसे मिथोलॉजी नाम के से ही ज़्यादा जाना जाता है। जबकि रामायण इवेंट्स, महाभारत इवेंट्स का प्रूफ पाया जाता है। जो पूरा विश्व में द फर्स्ट पोएम्स, जो विश्व का फर्स्ट पोएम्स है वो है वेदास। तो वो भी अराउंड 16-17,000 ईयर्स एगो वैदिक काल शुरू होता है। तो ये कालक्रम पूरा डिस्टोर्टेड है। तो इसी तरह जो महर्षि कन्नड का जो कालक्रम दिया गया है हमारा पाठ्यक्रमों में, या जो भी हमारा एकेडमिक्स में, मेन स्ट्रीम नैरेटिव्स में जो भी ये उनका क्रोनोलॉजी जो टाइमलाइन बताया गया है वो भी डिस्टोर्टेड है। कन्नड का, महर्षि कन्नड का जिक्र महाभारत में भी है और कई पुराणों में है और कई उपनिषदों में है। इसका मतलब यह है कि महाभारत काल से पहले कन्नड एग्जिस्ट की, ही फ्लाउरिस्ड बिफोर द महाभारत पीरियड। और जब महाभारत काल या जो क्रोनोलॉजी की बात करते हैं तो अनेकों रिसर्च हुआ है बेस्ड ऑन इंस्क्रिप्शंस, ओशनोग्राफिक स्टडीज, जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस गिवन इन द महाभारत इटसेल्फ। तो उस के अनुसार जो महाभारत वार हुआ था वो 3162 BCE। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो था वो एटलीस्ट 3162 BCE में हुआ था। इसका मतलब महाभारत
कि किताब में उनका जिक्र है महर्षि कनट का, इसका मतलब एटलीस्ट 5200 ईयर्स से पहले महर्षि कनट वो जीवित थे। और भी अगर हम उत्तरापथ, जो हम आज के दिन में ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड के नाम से हम जानते हैं, तो उत्तरापथ, आप अगर जीटी रोड, हु बिल्ट जीटी रोड, आप गूगल में सर्च कीजिए तो इसमें आएगा आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी तो बहुत कम समय के लिए, सिर्फ 6 साल रूल किया था। और उत्तरापथ का जो रास्ता है वो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द गांधारा एंड एंड्स नियर द बे ऑफ बंगाल। तो इतना थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का रास्ता शेरशाह सूरी ने 6 साल में कैसे बनाया होगा? तो ये भी एक बहुत ही बड़ा डिस्टोर्शन है जो हमारे आईएएस एग्जाम्स में, कम्पिटिटिव कितने भी एग्जाम्स है, हमने स्कूल में पढ़ा है कि शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का जो भी एग्जिस्टेंस था, ग्रैंड ट्रंक रोड एग्जिस्टेंस रामायण में जिक्र है, उत्तरापथ उपनिषदिक टाइम से ही ये ग्रैंड ट्रंक रोड का जिक्र है। और महाभारत कालीन में भी जो उत्तरापथ का जिक्र है, उत्तरापथ का जो कनेक्शन होता है दक्षिणापथ। और मौर्यन काल में जो भी ये जो उत्तरापथ का रास्ता जो था, अशोक राजा ने इस पथ को बहुत सुंदर किया। उन्होंने रास्ते के दोनों साइड में ही प्लांटेड ट्रीज, ही बिल्ट रेस्ट हाउसेस फॉर द ट्रैवलर्स, ही बिल्ट टॉयलेट्स फॉर द ट्रैवलर्स ऑल थ्रू द उत्तरापथ रोड। और उन्होंने सिर्फ उत्तरापथ में ही नहीं, उन्होंने दक्षिणापथ में भी यही सारे फैसिलिटीज उन्होंने दिया। और यही उनके बाद के जो भी राजाएं हुए, इवन कुषाण पीरियड के भी राजाओं ने भी यही मेंटेनेंस उन्होंने किया। तो बाद में जाके शेरशाह सूरी ने थोड़ा सा रास्ता एक्स्ट्रा कुछ किलोमीटर्स उन्होंने बढ़ाया, मतलब एक्सटेंड किया, प्लस उन्होंने और मेंटेनेंस की। तो ये पूरा एक गलत नैरेटिव है। तो इस किताब में उसका भी एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एक चैप्टर में, उत्तरापथा फ्रॉम द उपनिषदिक टाइम्स। हम ऐसे एक बहुत ही फेक फेमिनिज्म, एक फेमिनिस्ट नैरेटिव ये चलाया गया है, जो कि ये वेस्टर्न कंटेक्स्ट में वो सही है, बट भारतीय कंटेक्स्ट में ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि फेमिनिज्म के नाम में, फेमिनिज्म जब हम फेमिनिज्म ये है कि वीमेन एम्पावर्ड है, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट एम्पावर्ड वीमेन। लेकिन एक फेक नैरेटिव चलाया गया इन द नेम ऑफ फेमिनिज्म कि भारत में जो वीमेन वर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द प्रिविलेजेस इन एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया, ये एक नैरेटिव चलाया गया है। लेकिन जब हम इतिहास खोल के देखते हैं तो वैदिक काल में, जैसे ऋग्वेदिक काल, इन द ऋग्वेदा 21 ऋषिकास कंट्रीब्यूटेड वर्सेस इन द वेदास, ओनली इन द ऋग्वेदा। उसके बाद और भी अथर्ववेदा, सामवेदा में भी, यजुर्वेदा में भी जो ऋषिकाओं का कंट्रीब्यूशन रहा है। और उसके बाद हम विशफल नाम का एक वॉरियर, लेडी फीमेल वॉरियर के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, हु लॉस्ट ए लेग इन बैटल। लेकिन जो आज हम प्रोस्थेसिस के नाम से, हम जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रोस्थेसिस के नाम से जानते हैं, तो उनका एक आर्टिफिशियल लेग लगवा के शी कंटिन्यूड विथ आवर बैटलफील्ड एक्सप्लॉइट्स। और फिर उसके बाद हमें पूरा, जो हम इस्लामिक काल की बात करते हैं, इस्लामिक जो भी आक्रमण हुए थे 8वीं शताब्दी से लेकर 1947, इस्लामिक एंड ब्रिटिश। फॉर एग्जाम्पल, हम जौहर की बात जब हम करते हैं, जौहर, हम राजस्थान से, हम जौहर के साथ हम बहुत जुड़ते हैं क्योंकि राजस्थान में कई सारे एपिसोड्स ऑफ जौहर हुए। लेकिन पहला जौहर जो हुआ था वो सिंध में हुआ था 714 में, 712 या 714 में। तो जब वो राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के विरुद्ध लड़ाई की, जो दुर्ग है उसका रक्षा की। जब उन्होंने देखा कि अभी और रक्षा की नहीं जाती और उन सब को हार जाएंगे, तब उन्होंने जौहर की। उसके बाद हमें कर्नाटक में भी जौहर हुआ, वेस्ट बंगाल में भी जौहर हुआ, और मध्य प्रदेश में भी जौहर हुआ। थर्ड जौहर जो हो राजस्थान में हुआ, और कई एपिसोड्स हुआ। तो जो हमारे जो वुमेन है, दे वर सो पावरफुल कि हम अपने आप को भी
जो दुश्मन है वो तो आप लोग सब जानते हैं कि वो शव को भी नहीं छोड़ते, तो हम लोग अपने शव को ही नहीं रहने देते। अग्नि में पूरा उन्होंने अपने आप को नछावर कर दिया, बट बिफोर दैट दे फॉट। तो कहने का मतलब ये है कि वुमेन जो वैदिक काल से लेकर अभी तक वुमेन हैव बीन एम्पावर्ड एंड विल स्टे एम्पावर्ड टिल इटर्निटी। आज के दिन में भी अगर हमारा जो भारत का जो हेड है, शी इज़ ए वुमन, द्रौपदी मुर्मू। और हम कई सारे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, कई पॉलिटिक्स हो, कई सारे क्षेत्र के नाम लो, हर क्षेत्र में वुमेन बहुत आगे है। और ये जो लिगेसी है वैदिक कालों से चलते आ रहे हैं। तो इसीलिए भारत में जो वुमेन वर डिप्राइव्ड ऑफ एवरीथिंग इन एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया, ये बिल्कुल गलत है। वुमेन वेर एम्पावर्ड, are empowered and will stay empowered for eternity. With this, I will end my speech. Thank you so much for listening.